to do chemical kinetics. Alright. When we are talking about the chemical kinetics, okay, what do you mean by chemical kinetics? Kinetics means speed. Speed of the reaction. Yes or no? Yes, ma'am. So when we are actually carrying out a particular reaction, so we say that A molecule plus B give me C. So C is going to be my product and A is going to be my reactant. Yes or no? Yes, ma'am. A plus B are my reactants. So the basic chemical kinetics, the basic rule of chemical kinetics is that the speed of the reaction, how do we tell us? The speed of the reaction means that how fast the product is being formed. That how fast the product is being formed. You understand my point? So when we are talking about the chemical kinetics, it means the speed of the reaction, which means how fast the product is being formed. And or you can say how fast the reactant is getting consumed. ठीक है? इसका क्या मतलब क्या है? कि मैम कितनी फास्ट रिएक्टेंट खत्म होता है और कितनी फास्ट प्रोडक्ट बनता है. तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हम स्पीड की बात करते हैं ना कि रिएक्शन की स्पीड से हो रहा है, भाई कई बार ऐसे होता है कि हम लैब में गए, है ना, और लैब में मैंने रिएक्टेंट ए मिलाया और रिएक्टेंट बी मिलाया, इजंट इट? Yes, ma'am. तो जब मैंने रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी मिलाया तो आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड. तो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट के बनने का वेट कर रहे हैं और मान लो वो रिएक्शन में हमने ए और बी को मिला दिया, यस और नो? Yes, ma'am. तो अगर मैंने वहां पे ए और बी को मिक्स कर दिया, जस्ट अंडरस्टैंड, तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि रिएक्शन होगा. और रिएक्शन होने का कुछ भी हो सकता है भाई. इट कैन बी आइदर अ कलर चेंज जो मुझे देखने को मिल जाए, है ना. इट कुड बी आइदर अ कलर चेंज, कुछ भी हो सकता है ना. तो इसका क्या मतलब क्या है कि कोई कलर चेंज हो रहा है, कुछ भी मतलब यहाँ पे बन सकता है, कोई गैस एवोल्यूशन हो सकती है. तो जितनी जल्दी मुझे कलर चेंज दिख जाएगा, जितनी जल्दी गैस चेंज हो जाएगा, इजंट इट? Yes, ma'am. करेक्ट है. उतनी जल्दी हम कहेंगे कि रिएक्शन हो गया. तो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने की हैं. क्या? कि मैम जब रिएक्शन होता है, तो रिएक्टेंट्स तो कंज्यूम होते हैं, रिएक्टेंट्स खत्म होते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. रिएक्टेंट्स Yes, खत्म ma'am. होते हैं विद टाइम और प्रोडक्ट्स विद टाइम बनते हैं. तो अगर मैंने बोला, लेट्स सपोज मेरे पास रिएक्टेंट ए है ना, और कोई रिएक्टेंट बी है, और मैंने बोला कि रिएक्टेंट ए और बी कंज्यूम होकर खत्म होकर मुझको देते हैं प्रोडक्ट पी. ठीक है, मुझको देते हैं प्रोडक्ट पी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, तो ma'am. अगर वो मुझे कंज्यूम होकर प्रोडक्ट पी देते हैं, इससे मुझे क्या समझ आता है? जस्ट टेल मी. अगर वो कंज्यूम होके मुझे प्रोडक्ट पी देते हैं तो इससे मुझे क्या समझ आता है कि अगर मान लीजिए आपने रिएक्टेंट 100 ए और बी के मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो जब शुरुआत करी थी तो स्टॉप वॉच 0 पे थी, isn't it? जब शुरुआत करी थी तो स्टॉप वॉच 0 पे थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. लेकिन टाइम जैसे 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 बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो माय पॉइंट इज कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए हैं और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी2 हैं, है ना, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए2 है और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी2 है, तो प्रोडक्ट उस समय पे 0 था बिकॉज द रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड. तो प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है.
isn't it? Yes, ma'am. 1 second. ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, लेट्स सपोज 5 सेकंड्स हो गए, अब 5 सेकंड बाद रिएक्शन कहाँ पहुंचा? तो ये जो रिएक्टेंट्स है A2 और B2, क्या ये आपस में टकराएंगे? बिल्कुल। आपने बीकर में जब A2 डाल दिया और B2 डाल दिया, तो क्या ये आपस में कोलाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अगर ये आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट P बनेगा। क्यों बनेगा? तो इसका कंडीशन क्या है कि मैम अगर A2 कौन है? A2 मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? जिसमें 2 एटम्स A के टकराए हुए हैं। और B2 कौन है? B2 दूसरा मॉलिक्यूल है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. यहाँ वो कह रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि मैम A और A और B और B, है ना? A और A, B और B, ये जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन जैसे ये टकराए, ठीक है, तो A और B के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गया। ये रेड वाला बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो दिस इज अ न्यू बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड। ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया। और क्या हालत हो गई कि मैम जो ये ब्लैक वाले बॉन्ड्स थे A और A के बीच के, ये टूटने शुरू हो गए, है ना? और नए बॉन्ड्स मैम बनने शुरू हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो Yes, इसको बोला ma'am. जाता है एक्टिवेटेड स्टेट। इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्टेट। मैं ये क्यों समझा रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको जरूरी क्या है कि मैम कोलिजन होना चाहिए, टकराव होना चाहिए। दो रिएक्टेंट्स अगर टकराएंगे नहीं तो 99% रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अच्छा, टकराना कैसे हुआ? टकराना हुआ कि एक मॉलिक्यूल चल के आया, स्लोली टकराया, है ना? मान लीजिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा ये रेड मॉलिक्यूल है। अब ये धीरे से चल के आया, धीरे से टकराया, और एक है ये एकदम टकराया। तो अगर ये धीरे से टकराएगा, अगर ये मॉलिक्यूल धीरे से टकराएगा, ए वाला, रेड वाला मान लीजिए, तो अगर ये मॉलिक्यूल धीरे टकराएगा, है ना, तो हो सकता है कि पुराने बॉन्ड्स ना टूटे और नए बॉन्ड्स भी इतनी स्ट्रांगली बनने शुरू ना हो। लेकिन अगर A2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल से स्ट्रांगली टकराएगा, बहुत तेजी से टकराएगा, ठीक है, फास्ट स्पीड से चल के जाएगा और तेजी से टकराएगा, ठीक है, तो क्या होगा? Yes, ma'am. तो क्या होगा मुझे बताओ कि मैम देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज के प्रोडक्ट बने। और प्रोडक्ट कैसे बने? पुराने बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाएं और नए बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाएं, और रिएक्टेंट जो है हमारा ये एक्टिवेटेड स्टेट पे आ जाए। क्या मेरी बात समझ आती है? तो मैं Yes, ये बोल ma'am. रही हूँ कि मैं यहाँ ये बात बोल रही हूँ कि भाई आफ्टर 5 सेकंड्स हुआ क्या? आफ्टर 5 सेकंड्स ये हुआ कि मान लीजिए मैम 5 रिएक्टेंट्स या 10 रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड 10 मॉलिक्यूल्स। क्यों मुझे पता चला 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए है, तो रिएक्शन के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 है। बैलेंस्ड इक्वेशन देखिए आप जरा। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी भी तो यूज हो रहा है ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी यूज होगा, तब जाके फॉर एग्जाम्पल P मॉलिक्यूल बनेगा। तो अगर 100 में से 10 चले गए, कंज्यूम हो गए, लिए थे कितने टोटल? 100, 10 कंज्यूम हो गए। क्यों कंज्यूम हो गए? क्योंकि मैम वो प्रोडक्ट बना रहे। तो ये 90 मॉलिक्यूल्स बचे ना ए के। 90 मॉलिक्यूल्स कौन से हुए? जो ये लेफ्ट ओवर रहेगा, जो बचे, है ना? और B2 में से भी क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल ए के साथ एक मॉलिक्यूल बी जाता है, तो 100 हमने लिए थे, तो 100 में से 10 चले गए, तो 90 मॉलिक्यूल्स बच गए। यस और नो? Yes, तो ma'am. 90 मॉलिक्यूल्स किसके बच गए? बी के बच गए। तो 10 मॉलिक्यूल्स ए के बन गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, दैट ma'am. मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? यू टेल मी। इसका मतलब ये हुआ कि 90 मॉलिक्यूल्स बचे और 10 मॉलिक्यूल्स ए के बने, फॉर्म्ड। क्या मेरी बात समझ आती है? ये आफ्टर 5 सेकेंड्स है।
तो ऐसे मुझे बताओ धीरे-धीरे और टाइम बढ़ेगा तो टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स हो जाएँगे। अगले सेकंड में हो सकता है 2 मॉलिक्यूल खत्म हो जाए। तो 90 बचे थे तो 90 में से 2 और चले गए तो 88 बने। 90 में से 2 और चले गए तो 88 और बने। और 2 और बन गए। तो यहाँ पे अब 10 मॉलिक्यूल पी के बन चुके थे क्योंकि एक और एक कंज्यूम होते हैं तो 1 मॉलिक्यूल पी का बनता है। तो 10 मॉलिक्यूल्स ए पी के बने, अब 2 और बन गए। तो 12 मॉलिक्यूल्स पी के बन गए कि नहीं बन गए बताइए? यस मैम। अच्छा, अच्छा इतनी बात समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर धीरे-धीरे हो क्या रहा है मैम कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है। और टाइम के बढ़ने से रिएक्टेंट घटता जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। और हम किस टाइप के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं? जिन रिएक्शंस में कोलिजन इम्पोर्टेंट है। नेचर में ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोलिजन हो चाहे ना हो, वो रिएक्शन नहीं होता। वो रिएक्शन डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर पे। ठीक है? जैसे आप सोचो, हमारी बॉडी में फैट होता है। अब हम बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ पे कहानी सुनना तेरे को समझ आएगी। शुरुआत में देखो एक कमरा है और उस कमरे में 100 जने हैं। और वही कमरा है, उस कमरे में 90 लोग हैं, 90। और वही कमरा है, उसी कमरे में 85 पीपल है, 80 पीपल है। कहाँ भीड़ ज़्यादा है? जब 100 पीपल हैं इन अ रूम। और जहाँ भीड़ ज़्यादा है, जहाँ क्राउड ज़्यादा है, वहाँ टकराव होने के चांसेस, कोलिजन होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा हैं। और जहाँ मॉलिक्यूल्स कम है, वहाँ कोलिजन होने के चांसेस कम है। तो जिधर कोलिजन बार-बार होएगा, जिधर कोलिजन ज़्यादा होएगा, वहाँ जल्दी-जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। और जिधर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जिधर कम है, वहाँ कोलिजन्स कम होएँगे, इज़न्ट इट? और जब वहाँ यस मैम। कोलिजन्स कम होएँगे, तो क्या होगा मुझे बताओ? जहाँ कोलिजन्स कम होएँगे, वहाँ क्या होगा बताओ? कि मैम वहाँ पे कोलिजन्स कम है, तो प्रोडक्ट बनने की स्पीड भी कम हो गई क्योंकि कोलिजन्स ही कम हो गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। यस मैम। So first thing that we have to understand that ma'am, more the molecules, more is the collision. ठीक है? जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतनी कोलिजन्स हैं, वेरी सीधी बात। और जितने कोलिजन्स होंगे उतने मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब कि मैम वो कोलिजन्स इतनी हाई स्पीड पे होंगे कि वो तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ही देंगे। सो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो जब हम बात यस करते हैं मैम। कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतने कोलिजन और जितने कोलिजन उतने इफेक्टिव कोलिजन्स। भाई ज़रूरी थोड़ी है 100 कोलिजन हुए तो 100 के 100 इफेक्टिव हुए। 100 कोलिजन में मॉलिक्यूल्स कुछ धीरे भी टकरा रहे हैं, कुछ तेज़ भी टकरा रहे हैं। जो मॉलिक्यूल तेज़ टकरा रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। है ना? तो पॉइंट ये हमारे पास है कि भई ये बात समझ आती है। ये कौन से रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूँ? नेचर में 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। 99% रिएक्शंस इस टाइप के होते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। जहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना ज़रूरी है। जहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इज़ नेसेसरी। ठीक है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इज़ नेसेसरी। समझ आई? ये ज़रूरी है, यस मैम। तब प्रोडक्ट बनेगा। जो रेयर, वेरी रेयर 1% रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? जो वेरी रेयर 1% रिएक्शंस होते हैं ना, उनका क्या सीन है? उनका होना या ना होना, ठीक है? उनका होना या ना होना डिपेंड करता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे। किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे। जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लाइट अगर होगी, तो ही होएँगे, लाइट नहीं होएगी तो कितना भी तुम उनको हीट कर लो, वो रिएक्शन नहीं होएगा। जिनको आप फोटोलिटिक रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हो। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो गए, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो गए, वो सब क्या कहते हैं? वो सब कहते हैं कि जी कोलिजन होगा, तो ठीक है, हम नहीं होंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाएँगे।
कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमको चाहिए रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो Yes, रिएक्टेंट ma'am. से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको कोई एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए। बहुत जरूरी है ये, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा चाहिए सोचो। हम ये बोल रहे हैं, भाई देखो, हम कहते हैं कि इंसान है, हमने पढ़ा कि जितने मॉलिक्यूल ज्यादा उतने कोलेजन ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा। रियलिटी में एक इंसान है, उसकी बॉडी में बहुत फैट है। तो अब हम ये सोचे कि भाई हमने पढ़ा है कि फैट जब टूटता है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बायो का पार्ट है बट समझ आ जाएगा आपको। और इससे हमको एनर्जी मिलती है। पर पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान बहुत फैटी है, और हम ये भी पढ़ते हैं कि उसकी बॉडी में एक एंजाइम होता है लाइपेस, जो फैट को तोड़ता है, फैट को डिकम्पोज करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. अब तुम सोचो, अब हम ये सोचे कि भाई कोलेजन होता है तो रिएक्शन होता है, तो बंदे की बॉडी में तो फैट बढ़ता ही जा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स बढ़ते ही जा रहे हैं ना फैट के, तो कोलेजन होएगा तो जल्दी जल्दी वो पतला भी हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है। सोचो, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? कि भाई अगर बंदे की बॉडी में फैट बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट भी तो बढ़ रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स अगर किसी चीज के बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि जहां मॉलिक्यूल ज्यादा वहां उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन ज्यादा, तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना देते हैं। तो उस हिसाब से तो जितना मोटा आदमी है वो जल्दी जल्दी पतला भी हो जाना चाहिए, क्योंकि फैट तो अगर रिएक्शन होता है तो फैट खत्म होएगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो फैटी लोगों को तो सोना ही नहीं चाहिए, वो तो एनर्जेटिक ही रहने चाहिए हमेशा। समझ आई? आलस आना ही नहीं चाहिए। बट व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, बताओ। होता ये है कि हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन फैट का टूटना, फैट के मॉलिक्यूल्स तो कितने भी ज्यादा हो जाए, फैट के मॉलिक्यूल्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो तो डिपेंड कर रहा है कि अगर बॉडी में लाइपेस है तो वो तोड़ेगा फैट को, तो बनाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हाँ या ना? तो माय पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू यू इज कि मैम अगर हमने मान लो ऐसा कुछ हिसाब लगाते हैं कि एक लाइपेस, हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कि भाई वन लाइपेस मॉलिक्यूल मान लीजिए 10 फैट के मॉलिक्यूल तोड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन लाइपेस मॉलिक्यूल डिकम्पोजेस 10 फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर किसी आदमी की बॉडी में 1000 मॉलिक्यूल है फैट के और किसी आदमी की बॉडी में 10,000 मॉलिक्यूल है फैट के, तो पहली बात तो 10,000 फैट मॉलिक्यूल्स जिसके हैं वो मोटा आदमी हुआ और ये पतला हुआ। समझ आई? और हुआ ये Yes, कि 10,000 मॉलिक्यूल तोड़ने में कितना लाइपेस लगेगा, बताओ। एक मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल तोड़ता है फैट के लाइपेस के, तो मुझे यहाँ 1000 लाइपेस के मॉलिक्यूल चाहिए, और यहाँ पे 100 ही लाइपेस के मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल ऑफ लाइपेस breaks down 10. So 100 molecules of lipase shall break down 1000 every 10 times. इससे मुझे क्या समझ आ रहा है? मुझे ये समझ आता है कि मैम यहाँ पे लाइपेस का जो क्वांटिटी है ना वो कंट्रोल कर रहा है रिएक्शन की स्पीड को। भाई मान लो किसी आदमी की बॉडी में लाइपेस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, नॉर्मल से ज्यादा, तो वो आदमी कभी मोटा हो ही नहीं सकता। तो रिएक्शन का होना यहाँ पे फैट के मॉलिक्यूल्स जो एक्चुअल में मेरा रिएक्टेंट है उसके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट कर ही नहीं रहा। वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक एक्सटर्नल लाइपेस फैक्टर पे। तुम लाइपेस बढ़ा दो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, तुम लाइपेस घटा दो तो रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी, मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना घट जाएगा। दैट मीन्स ऐसे फैक्टर, ऐसे भी रिएक्शंस नेचर में होते हैं जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करते। क्या मेरी बात समझ आई? तो जो रिएक्शंस रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करते उनको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और उसके अलावा बाकी सारे रिएक्शंस या तो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर होते हैं, जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने पीछे वाले के एग्जांपल में समझाया था।
समझ आई? तो 99% मॉलिक्यूल्स इस रूल को, जो फर्स्ट ऑर्डर हुए या जो सेकंड ऑर्डर हुए, है ना, या जो थर्ड ऑर्डर हुए, कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना, लेकिन जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करते। बात समझ आ गई? ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई मैंने क्या समझाया? तो नेचर में दो टाइप के रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शंस जो कोलिजन पे डिपेंड करते हैं, और वो रिएक्शंस जो कोलिजन तो हो रही हैं फिर भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे, क्योंकि उनको वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं मिल रहा। जिस दिन वो एक्सटर्नल फैक्टर मिल जाएगा, वो कोलिजन्स भी इफेक्टिव हो जाएंगे और वो कोलिजन्स प्रोडक्ट भी बनाएंगे। इन्हीं रिएक्शंस के अंदर ना कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। तो जो रिएक्शंस, तो हम हर रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे आर। आर कौन होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। आर होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रेज टू द पावर 1। तो जो रिएक्शन में पावर 1 आ गई, इस पावर को बोला जाता है ऑर्डर, इस पावर को बोला जाता है ऑर्डर, ठीक है। तो हम लिखेंगे Yes. R is equals to some constant K into square bracket A, ठीक है, रेज टू द पावर 1। तो आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में पावर 1 है यहाँ पे, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में R इक्वल्स टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंसी ही नहीं, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम क्या लिखेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम क्या लिखेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लिखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लिखेंगे इस तरह से एक्सप्रेशन कि भाई मैम जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? ए रेज टू पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1, Yes. एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1 का मतलब क्या हुआ? कि रेट तो डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। इनिशियल क्या, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में। तो ए यहाँ पे कौन है? ए है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब क्या है? सोचो कि जैसे जैसे रिएक्टेंट, समय के साथ क्या होता है? ए कौन है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जैसे जैसे घटेगा, टाइम के साथ तो रिएक्टेंट घटता ही है, तो कोलिजन्स घटेंगे। तो कोलिजन्स अगर घटेंगे तो क्या स्पीड ऑफ द रिएक्शन सेम रहेगी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी घटती जाएगी? कोलिजन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, कोलिजन्स कम तो स्पीड कम, क्योंकि जीरो ऑर्डर पे कोलिजन्स का कोई मतलब नहीं है। जीरो ऑर्डर मतलब कोलिजन का कोई लेना देना नहीं है, कोलिजन का कोई लेना देना जीरो ऑर्डर से नहीं है। यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर की चलती है जीरो ऑर्डर में, बाकी सभी ऑर्डर में कोलिजन मैटर करता है, बाकी सभी ऑर्डर्स में कोलिजन मैटर करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर का काम है सिर्फ जीरो ऑर्डर में, बाकी फर्स्ट ऑर्डर में कोलिजन्स मैटर करते हैं। तो आप जब भी कोई आंसर करोगे अबव एनी ऑर्डर विच इज 1 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उनमें कोलिजन मैटर करता है। तो आप क्या बोलोगे कि समय के साथ तो रिएक्टेंट घट रहा है, और रिएक्टेंट घट रहा है तो भीड़ कम हो रही है रिएक्टेंट्स की, भीड़ कम हो रही है तो कोलिजन कम हो रहे हैं, कोलिजन कम हो रहे तो रिएक्शन की स्पीड कम हो रही है। जहां शुरुआत में वो रिएक्शन फटाफट 100 से फटाफट प्रोडक्ट बना रहा था, अब घटते घटते रिएक्टेंट भी तो आपका 80 मॉलिक्यूल्स रह गए। तो क्या अब वो जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा? नहीं, कोलिजन्स भी कम हो गए, और कोलिजन्स कम हो गए तो प्रोडक्ट भी जल्दी नहीं बना। तो विद टाइम फर्स्ट ऑर्डर के अंदर स्पीड ऑफ द रिएक्शन घटती है, ठीक है। स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या है?
रिएक्टेंट घटे बढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट पे 0 पावर है, मतलब ऑर्डर 0 है, मतलब रिएक्टेंट के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। फाइनल इक्वेशन क्या कहता है? रेट इज इक्वल टू के। के कौन है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी बॉडी 1 सेकंड में 10 लाइपेज मॉलिक्यूल बनाती है और एक मॉलिक्यूल 10 फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है ना? समझ आ रही है? और मेरी Yes, बॉडी में ma'am. जो भी अमाउंट ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स है, तो 1 सेकंड में माय बॉडी इज कंज्यूमिंग 100 फैट मॉलिक्यूल्स, और ये थ्रू आउट सेम रहने वाला है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी बॉडी में कितने फैट मॉलिक्यूल्स हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ Yes, पे ma'am. 0 ऑर्डर, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो 0 ऑर्डर में रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम थ्रू आउट सेम रहता है। द स्पीड ऑफ द रिएक्शन फॉर 0 ऑर्डर, तो ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, ये 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बनाया है। 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए सिर्फ एक वर्ड रट लो कि मैम वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिंपल बात है। तो कौन कौन से 0 ऑर्डर रिएक्शंस हो गए? जितने भी फोटोलिटिक रिएक्शंस होते हैं वो, और जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो, बस ये 0 ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, तो टाइम के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा? टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शंस का कैसे वो चेंज होगा? टाइम के साथ ये ऐसे चेंज होगा, ये घटेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में कोलिजन्स मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं? It matters, ma'am. इट मैटर्स। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कोलिजन्स मैटर। कोलिजन्स किसके बीच में? कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मैटर। ठीक है, Yes, ma'am. ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ आना चाहिए अपने। ठीक है, फंडा समझ आ गया? Yes, ma'am. अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस याद करने हैं। सुनो, अगर एक रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, एट T इक्वल्स टू 0, कुछ समय पे जब स्टार्ट किया रिएक्शन, तो कुछ A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। तो व्हाट इज A0 गोइंग टू डिपिक्ट? A0 इज गोइंग टू डिपिक्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट उस समय पे था 0। कुछ T समय बाद A0 में से कुछ X मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो गए। क्यों हो गए रिड्यूस? क्योंकि वो कंज्यूम हो गए। और हमें रेशो पता है कि 1 से 1 बनता है। सोचो यहाँ 2 लिखा होता, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ A कंज्यूम होने पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ P बनते, तो X मॉलिक्यूल्स ऑफ A कंज्यूम होने पे डबल ऑफ X बन जाते, 2X। तो फिलहाल 1 ही लिखा है, तो मैं भी 1X ही लिख देती हूँ। बोलो, क्योंकि 1 रिएक्टेंट से 1 प्रोडक्ट ही बनेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Yes, ma'am. बोलो, तो A0 में से X गया तो ये X बन जाएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. बताइए, ठीक है, सिस्टम समझ आ रहा है? अच्छा, जो A0 माइनस एक्स बचा, A0 माइनस एक्स बचा, जो ये A0 माइनस एक्स बचा ना, इसको आप बोल दो AT। तो मेरे लिए AT कौन है? जो बचा, और दैट इज बेसिकली A0 माइनस एक्स। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yes, ठीक है, ma'am. फंडा समझ आया कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट है Understood. मेरे पास। तो अगर हम बात कर रहे हैं A0 माइनस एक्स रिड्यूस हुआ या कंज्यूम हुआ, इससे मुझे क्या समझ आया कि मैम ये बना विद टाइम। तो धीरे धीरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अगर हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो हम लिखेंगे R इक्वल्स टू व्हाट? R equals to rate of change of what? Rate of change of reactants concentration upon time taken। ये होता है रेट का फॉर्मूला। ठीक है, और उसको हम Yes. लिखते हैं फॉर 0 ऑर्डर। अगर हम देखें
फॉर जीरो ऑर्डर अगर हम देखें तो जीरो ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखो तो क्या ये k इंटू ए की पावर 0 नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, समझ आई बात? तो रेट Yes, को ma'am. मैं क्या लिखूं बताओ? व्हाट इज माय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80? व्हाट इज रेट? व्हाट इज द चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो क्या ये क्या बनेगा? बनेगा 80 माइनस ए नॉट बाई टी, 80 माइनस ए नॉट बाई टी, यही तो हुआ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम। भाई इनिशियली 100 थे, बाद में 80 रह गए, तो 20 मॉलिक्यूल्स घट गए ना, 5 सेकंड में घट गए। तो पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स घटे? यही तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है। जैसे गाड़ी की स्पीड बताते हैं तो कहते हैं जी 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में गाड़ी कितनी चली, या 10 मीटर 10 मीटर्स पर सेकंड कि 1 सेकंड में गाड़ी कितनी चली। तो व्हाट इज माय पॉइंट हियर कि मैम 1 सेकंड में गाड़ी कितनी चली? 10 मीटर चली। तो 1 सेकंड का हमने डिस्टेंस बता दिया तो हमने स्पीड बता दी गाड़ी की। ऐसे ही अगर मुझे किसी रिएक्शन की स्पीड बतानी है तो क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि 80 माइनस 100 फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, मान लीजिए 5 सेकंड लगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा ना मेरे को। नहीं ये बात समझ, Understood, ma'am. है ना? देखो आप सुनो बात को, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डेल्टा ए डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। तो अब देखो, तो डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। डी ए बाई डी टी क्या होता है? डी ए मतलब स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन रिएक्टेंट घट रहा है, तो घट रहा है रिएक्टेंट, तो इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की जो बची वो कम है और इनिशियली ज्यादा थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हुआ? 80 माइनस 100, तो नेगेटिव आएगा ना आंसर। Yes, ma'am. और नेगेटिव हमें स्पीड तो हमें केमिस्ट्री में, क्योंकि स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, फिजिक्स का भी यही रूल है, तो स्पीड हमें पॉजिटिव रखनी है, तो 80 माइनस 100 तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन तो मुझे उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन यहाँ डी ए बाई डी टी के आगे लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि डी ए कौन है? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओवर द चेंज इन द टाइम। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां मुझे बनेगा माइनस डी ए ओवर डी टी विच इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू रेट। तो आगे से कभी भी रेट की बात आएगी तो मेरे दिमाग में माइनस डी ए बाई डी टी जरूर आएगा। एंड दैट माइनस डी ए बाई डी टी जो है वो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर कौन सा है। अगर आप बात करते हो जीरो ऑर्डर की तो आप लिखोगे रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 0, अगर जीरो ऑर्डर है। समझ आया? अगर Yes, फर्स्ट ma'am. ऑर्डर है तो आप लिखोगे आर इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1। अगर r इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी है तो अब सेकेंड ऑर्डर है तो आप लिखोगे k इंटू ए की पावर 2, कुछ भी हो जाए। नहीं ये बात समझ। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो Understood, आप ma'am. ऐसे लिखोगे। तो इस तरह से हम किसी भी nth ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे कि कोई भी रिएक्शन अगर a टू p है और अगर उसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, तो माइनस डी ए बाई डी टी अगर लिखोगे तो आप लिखोगे k इंटू ए की पावर n। किसी भी ऑर्डर के लिए ये इतना पोर्शन तो सेम रहेगा, पर हमारे सिलेबस में ज्यादातर जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना? इतनी बात समझ आई? अब Yes, ma'am. देखिएगा, अब एग्जैक्टली होता क्या है। होता ये है कि मान लीजिए अगर मैंने लिखा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, तो अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? जैसी हमने कहा जी कोई ऐसे रिएक्शंस है जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। मतलब ये रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करते, ये रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करते। नो डिपेंडेंसी ऑन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कि रिएक्टेंट की भीड़ ज्यादा है या कम है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता।
तो आपने लिखा रेट, तो कोई रिएक्शन होगा, कैसा होगा रिएक्शन, ए टू बी। टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ ए नॉट इनिशियल रिएक्टेंट्स रहे होंगे और तब प्रोडक्ट 0 रहे होंगे। कुछ टाइम t इक्वल्स टू t सेकेंड्स बाद ये ए टी बचा होगा, मतलब ए नॉट माइनस एक्स, एक्स खत्म हो गया होगा, एक्स बन गया होगा, क्योंकि मैम 1 मोल ऑफ ए से 1 मोल ऑफ p बनता है। तो माइनस, माय पॉइंट इज कि ए नॉट माइनस एक्स बचा, और मैम ये कोई ऐसा ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं लिखूंगी माइनस डी ए बाई डी टी, दैट इज माई रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स a की पावर 0। वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कॉन्सेंट्रेशन पे। रिएक्टेंट, ये ए कौन है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे 0 डिपेंडेंसी है, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 बिकम्स 1। तो मेरे लिए बनेगा माइनस डी ए बाई डी टी शैल बी इक्वल्स टू k इंटू 1। और जब मैं इसको लेके जाऊंगी इधर, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा माइनस डी ए इज गोइंग टू बी k टाइम्स डी टी। डी ए क्या है, डी ए है बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा सा घटाव, किसमें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, ए नॉट में, कि रिएक्टेंट डी ए घट के करके छोटा छोटा घटता गया, पहले माइनस डी हुआ, अगली बार फिर माइनस डी हुआ, फिर माइनस डी हुआ, और 100 से 80 आने में डी ए करते करते घटते घटते वो 100 से 80 हो गया। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो माइनस के डी ए इज गोइंग टू बिकम के डी टी। एनी डाउट्स इन दिस? No, ma'am. अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, तो डी ए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये बन गया माइनस के डी टी, मैं माइनस साइन को इधर लेके चली गई। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, किस बात का इंटीग्रेशन, कि मैम टाइम धीरे 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 करके डी टी करके टाइम बढ़ रहा था, और रिएक्टेंट्स डी ए करके घट रहे थे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स के पूरे समय टी समय में कितना टोटल घटाव आया, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 डी ए इज गोइंग टू बिकम माइनस के डी टी, के तो कांस्टेंट है, और यहाँ टी कौन है, ये 1 है, और यहाँ 1 है, यहाँ पे ब्लू जगह पे, ये जगह पे 1 का मतलब क्या है, क्या इसको मैं लिख सकती हूँ a की पावर 0। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो a एक्चुअली कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, आप मुझे बताओ, a नॉट से घट के at हो रहा है, तो क्या ये a की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है। तो अब सीन क्या है, सीन ये है कि a की पावर 0 प्लस 1 अपॉन a की पावर 0 प्लस 1, और माइनस के, और यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर 1 है इसका मतलब हुआ t की पावर 0, क्योंकि हमें तो ये पता है इंटीग्रेशन में कि जिसका dt होता है, dx होता है, तो यहाँ x का वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ dt है तो यहाँ t का वेरिएबल होना चाहिए, ऐसे यहाँ dA है तो यहाँ a का वेरिएबल होना चाहिए, इजंट इट? Yes, ma'am. अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा t की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 ओवर द लिमिट्स माइनस के, और ये हो गया a ओवर द लिमिट्स a नॉट से घट के हो गया at। सही है? Yes, ma'am. तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया a नॉट से at इक्वल्स टू माइनस t 0 से t। तो अब क्या करेंगे कि फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये बनता है at माइनस a नॉट, और ये बनता है k t माइनस 0। तो ये क्या बनेगा, at माइनस a नॉट शैल बी माइनस के टी, सही बात है, क्योंकि अपर लिमिट t था माइनस लोअर लिमिट 0 था, तो यही किया मैंने, अपर लिमिट डाला फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट डाल दिया। तो क्या मेरे पास at इक्वल्स at माइनस a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। और Yes, अब ma'am. मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा at इक्वल्स टू, at कौन, at हुआ वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो बची आफ्टर टाइम टी, तो ये हो गया a नॉट माइनस के टी, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ।
Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? कि मैम विद टाइम टी के साथ टाइम बढ़ता जाएगा तो के टी बढ़ता जाएगा। बोलो, अगर टी बढ़ता गया तो के टाइम्स टी उसका प्रोडक्ट बढ़ता गया, और अगर के टाइम्स टी उसका प्रोडक्ट बढ़ता गया तो ए नॉट माइनस के टी, बोलो ए नॉट माइनस के टी क्या होगा? बोलेगा ए नॉट माइनस के टी घटता गया, तो एटी ही तो है ए नॉट माइनस के टी। बोलो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या प्रोडक्ट ऑफ के टाइम्स टी भी तो बढ़ेगा, और ए नॉट तो फिक्स था, और फिक्स चीज में से अगर आप बड़ा अमाउंट निकालोगे, बड़ा अमाउंट माइनस करोगे, तो ओवरऑल आंसर छोटा आएगा। नहीं, ये बात समझ, अगर भाई 100 में से आप 10 घटाओगे और 100 में से आप 30 घटाओगे तो आंसर 70 आ रहा है, हाँ कि ना? Yes, ma'am. व्हाट इज द बेसिक पॉइंट राइट हियर? टेल मी। कि मैम ए नॉट माइनस के टी तो 80 है, तो 80 भी घटता जा रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. 80 भी घट रहा है। इससे मुझे क्या समझ आ रहा है? कि मैम विद टाइम रिएक्टेंट्स घट रहे हैं, और केटी अमाउंट से घट रहे हैं, मतलब फिक्स अमाउंट से घट रहे हैं ना। क्या मुझे ये चीज समझ आती है कि अगर केटी फिक्स अमाउंट से घट रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बताओ। इसका मतलब ये हुआ मैम कि एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लाइपेज का, कि अगर लाइपेज का एग्जांपल मैं दूं तो हर सेकंड मेरी बॉडी में से क्या जा रहा है? बताओ, हर सेकंड मेरी बॉडी में से दे आर रिमूविंग एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yes, ma'am. कि हर सेकंड आपकी बॉडी से मैम हर सेकंड 10 लाइपेज के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी हर सेकंड 10 लाइपेज के मॉलिक्यूल्स बना रही है। यस और नो? Yes, ma'am. तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में एक्सटर्नल फैक्टर रिएक्शन में रिएक्टेंट के घटाने की स्पीड को फिक्स कर देता है। अब मुझे बताओ, तो 80 था कौन? 80 था ए नॉट माइनस एक्स, सही बात है। Yes, 80 ma'am. था कौन? ए नॉट माइनस एक्स। तो मैं क्या लिखूंगी बताइए? तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी, तो ए नॉट से ए नॉट चला जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो एक्स बराबर के टी। एक्स कौन था? जब हमने ए टू पी लिखा था तो क्या हमने दिखा था कि ये ए नॉट है तो ये जीरो है, तो ये ए नॉट में से एक्स जाएगा तो एक्स प्रोडक्ट बनेगा, तो एक्स इफेक्टिवली प्रोडक्ट कितना बना? तो एक्स हुआ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इजंट इट? Yes, एक्स ma'am. हुआ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो केटी इफेक्टिवली क्या हुआ? केटी इफेक्टिवली हुआ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर टाइम टी। लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि कितना प्रोडक्ट बना आफ्टर टाइम टी। ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? और Yes, ma'am. एटी क्या था? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। यस और नो? Yes, ma'am. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इनके ग्राफ देखो, देखो, तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या डिराइव कर लिया? जीरो ऑर्डर के लिए मैंने ये डिराइव कर लिया, मोटे मोटे तौर पे हमको सिर्फ ये याद रखना है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, एंड हमको ये याद रखना है कि एक्स इक्वल्स टू के टी, ये प्रोडक्ट का अमाउंट दे रहा है और ये रिएक्टेंट का अमाउंट दे रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट का अमाउंट दे रहा है। और आफ्टर टाइम टी अब हम क्या निकालने चाह रहे हैं? हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हाफ लाइफ टाइम का मतलब कि मैम अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल लिए हैं रिएक्टेंट के,
तो आधा होने में, हाफ लाइफ मतलब आधा होने में, आधा रिएक्टेंट खत्म होने में तो कितना समय लगेगा? तो 1000 मॉलिक्यूल अगर आपने लिए हैं तो आधा खत्म हुआ मतलब 500 खत्म हो गया तो 500 बचा। तो ऐसा होने में कितना समय लगेगा अगर वो रिएक्शन रिएक्टेंट पे ना डिपेंड करके किसी एक्सटर्नल फैक्टर के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर का है अगर, तो हम लिखेंगे कि AT जो बचा, क्योंकि AT कौन है? जो बचा। तो AT कितना बचा? A0/2, आधा खत्म हो गया, है ना? तो आधा बचा, सीधी बात है। 1000/2 खत्म हो गया तो 1000/2 बचा भी तो। तो क्या AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT लगा दें? क्योंकि हम T हाफ ढूंढ रहे हैं, टी हाफ ढूंढ रहे हैं हम, समझ आई? टी हाफ मतलब आधा खत्म, रिएक्शन के आधे खत्म होने का समय ढूंढ रहे हैं हम। तो यहां से के टी हाफ आएगा A0 माइनस A0/2। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ इंटू 2, यहाँ इंटू 2 है, बोलो। तो के टी हाफ बनेगा 2A0 माइनस A0 बनेगा A0/2। तो मुझे यहाँ से टी हाफ मिल गया, है ना? ये चीज समझ आई ना? 2A0 माइनस A0 A0 yes, बाई 2। तो मुझे यहाँ से मिल गया टी हाफ मिल गया A0/2 के, और ये आ गया हाफ लाइफ टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? yes, ma'am. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मैम। This is the half lifetime of a zero order reaction. So you have to understand what is a zero order reaction. 3 बातें हैं कि T समय बाद शुरुआत कहीं से करी, A0 रिएक्टेंट्स लिए, समय के बाद कुछ KT करके रिएक्टेंट्स घटने लगे, तो कुछ टी समय बाद हमारे AT रिएक्टेंट्स बचे। तो भाई अगर रिएक्टेंट्स बचे तो प्रोडक्ट भी बने, तो कितने प्रोडक्ट बने? KT बने। और कितने समय में वो हाफ लाइफ हो गई? A0/2 के हो गई। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। एक और होती है चीज, इसे बोलते हैं फुल लाइफ टाइम। फुल लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फुल लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फुल लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? फुल लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो कि मैम हमारे पास जीरो ऑर्डर की हमने इक्वेशन निकाली थी, AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। निकाली थी कि नहीं निकाली थी? तो फुल लाइफ टाइम मतलब जब ऑल द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड, ऑल द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड, इसे बोलते हैं फुल लाइफ टाइम। फुल लाइफ टाइम। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो माय पॉइंट हियर इज कि AT कौन है? AT कौन है? AT is going to be A0 minus KT, isn't it? तो AT जीरो हो गया, क्योंकि AT कौन है? AT है जो बचा। हम कह रहे रिएक्शन ही खत्म हो गया, तो रिएक्टेंट बचा हुआ रिएक्टेंट। AT कौन है? बचा हुआ रिएक्टेंट। माय पॉइंट इज कि रिएक्टेंट AT तो जीरो हो गया, बचा ही कुछ नहीं, बचा ही नहीं कुछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो अगर कुछ बचा ही नहीं तो AT को मैं जीरो डाल देती हूँ कि रिएक्टेंट बचा ही नहीं। तो A0 माइनस KT, T के नीचे मैं LT लिख रही हूँ। LT मतलब लाइफ टाइम, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है? LT मतलब लाइफ टाइम। तो क्या इस पूरे KT को इधर ले जाया जा सकता है? सो इट इज गोइंग टू बिकम KT इक्वल्स टू A0। तो T बन जाएगा A0/K। तो मेरे पास फुल लाइफ टाइम आ गया, हाफ लाइफ टाइम आ गया, मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, और मेरे पास X इक्वल्स टू KT। ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ गया, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ गया।
समझ आ गई? और ये मेरे पास आ गया अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ये हमें इतना पता चल गया। अब अगर इतना पता चल गया, सो लेट्स पुट देम इनटू द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कितने पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक नाउ, जस्ट सी। देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ बनाओ x वर्सेस t का। x कौन था? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो टाइम के साथ, जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट जीरो था। जस्ट हैव अ लुक, x का डायरेक्ट प्रोपोर्शन टाइम के साथ आ रहा है। इधर देखो, x का डायरेक्ट प्रोपोर्शन टाइम के साथ आ रहा है कि टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, और जब टाइम जीरो होगा तो x भी जीरो होगा, क्योंकि k टाइम्स जीरो शैल बी x, तो x शैल बी जीरो, इजंट इट? Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये ग्राफ हमारा बनेगा सीधा ऐसे। ये जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स बना रही हूं मैं सारे, ठीक है ना? ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के। जीरो ऑर्डर में अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रहा है प्रोडक्ट, हर सेकंड 10 ही मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि मैम हमारा रिएक्शन जो था A to P, उसके मैंने लिए तो मैंने 1000 मॉलिक्यूल, लेकिन ना वो सनलाइट पे डिपेंड करता था। तो वो सनलाइट ऐसी थी कि हर सेकंड ना मैम 10 ही मॉलिक्यूल तोड़ती थी। तो सनलाइट जब हर सेकंड 10 ही मॉलिक्यूल तोड़ रही है, तो हर सेकंड 10 ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना प्रोडक्ट के। तो टाइम जैसे से बढ़ेगा, 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल, फिर दूसरे सेकंड में फिर 10 और, तो यानी कि 20 मॉलिक्यूल हो गए प्रोडक्ट के। तीसरे सेकंड में 10 और, तो 30 मॉलिक्यूल्स हो गए प्रोडक्ट के। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। Yes, ma'am. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कहीं पे भी कोई डाउट है तो बताओ। Then what do you think we have it right here? Understand? We have reaction of half lifetime with initial concentration. A नॉट कौन है? Initial concentration. Initial concentration. Initial concentration का मतलब क्या है? कि मैम जब T हाफ था, सोचो 100, मैंने कहा कि हर सेकंड मैम 10 रिएक्टेंट घटता है। ये जीरो ऑर्डर की पहचान है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो 1000 मॉलिक्यूल का 500 होने में कितना समय लगेगा बताओ? 50 सेकंड, क्योंकि एवरी सेकंड 10 मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड। वहीं अगर मैम आपने 10,000 मॉलिक्यूल ले लिए होते तो आधा होने में कितना समय लगता? 5,000 मॉलिक्यूल बच जाते, 5,000 खत्म हो जाते। तो यहाँ लगते मैम 500 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो वही है ना मैम, और सनलाइट अगर वही है तो वो सनलाइट का काम क्या है कि 1 सेकंड में वो वाली सनलाइट सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ही तोड़ती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Yes, ma'am. तो अगर वो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ही तोड़ती है तो इसका क्या मतलब है बताओ? अगर वो 10 मॉलिक्यूल ही तोड़ती है तो इसका क्या मतलब है कि हर सेकंड 10 टूटेंगे तो 50 सेकंड में 500 टूटेंगे। और अगर वो 10 ही टूटेंगे, अगर वो हर सेकंड में 10 टूटेंगे तो हर सेकंड में 5000 टूटेंगे। हर सेकंड में 10 टूटेंगे तो 500 सेकंड में 5000 टूटेंगे। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, ए नॉट बढ़ा दिया, ठीक है, अगर ए नॉट बढ़ा दिया, समझ आई? तो क्या होगा कि मैम आधा होने के लिए समय भी बढ़ जाएगा, उसका हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा, जो कि हमें उसके हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले से भी दिखता है कि जो टी हाफ है, आधा होने का समय, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमने ज्यादा ले ली है ना, अगर शुरुआत में 10,000 मॉलिक्यूल ले लिए तो उनको 5,000 बनने में भी 500 सेकेंड लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा। तो यहां से समझ आया कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। कैन यू सी दिस? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है। तो इसका मतलब ये इस तरह से बढ़ जाएगा। अगेन दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। फिर से ग्राफ बना लो, टीएलटी। टीएलटी मतलब हाफ लाइफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सेम थिंग। सीधी बात है, रिएक्शन खत्म होने में भी समय लगेगा।
अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 हैं, तो उनको घटते 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 अभी कितने सेकंड लग जाएंगे बताओ? उनको 100 सेकंड लगेंगे, इजंट इट? Yes, उनको ma'am. 100 सेकंड लगेंगे, और यहाँ पे उनको कितने सेकंड्स लगेंगे? यहाँ पे उनको कितने सेकंड्स लगेंगे? यहाँ उनको 1000 सेकंड लगेंगे। शुरुआती में जितने मॉलिक्यूल्स लोगे उनको घटाने में पर सेकंड एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए एलटी टीएलटी का ग्राफ भी ऐसे बनेगा। और फिर हमारे पास आएगा, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, लास्ट ग्राफ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम क्या है बताओ? रिएक्टेंट तो घट ही रहा है ना टाइम के साथ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो जो है वो तो घट ही रही है टाइम के साथ। Yes, ma'am. तो वो ग्राफ कैसे घटेगा? इनिशियली ए नॉट थी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियली ए नॉट थी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर, और वो घटते 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 एक टाइम पे 0 हो जाएगी। तो अगर मैं लिखूं ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, और इसको वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लूं, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? इसका स्लोप आ जाएगा माइनस के, है ना? और y Yes, ma'am. इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? y इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका ए नॉट, y इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका ए नॉट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? ओरिजिन से जिस लाइन पे, y एक्सिस को ओरिजिन से जिस पॉइंट पे कट किया जाता है ना, उसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कि ये मेरे पास ए नॉट है और ये टाइम, तो ये जो टाइम है ये फुल लाइफ टाइम है, टीएलटी, क्योंकि इस फुल लाइफ टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। फंडा समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? सो दीज आर ऑल द पॉसिबल ग्राफ्स, लेकिन रिएक्शन के रेट पे, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, क्योंकि रेट क्या होता है? आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0, तो रेट इज इक्वल टू सम वैल्यू कांस्टेंट के। तो रेट थोड़ी बदल रहा है, पर सेकंड 10 ही तो मॉलिक्यूल तोड़ रही है सनलाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये Yes, ma'am. 5 ग्राफ्स हमारे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम, concentration of product with time, t half is half lifetime with concentration, initial concentration, tlt मतलब full lifetime with respect to initial concentration। ये हो गया concentration of reactant versus time, एंड इसका स्लोप, m मतलब स्लोप, उसका स्लोप हो जाएगा माइनस के। तो इसे बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का सीन क्या है? हम लिखेंगे क्या, देखो हम लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे क्या कि मैम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हमको पता चला कि रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 0 है, सही है। तो आर तो क्या है मैम? रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बनेगी? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है, ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन और नीचे है टाइम, तो मोल्स पर लीटर ओवर टाइम, तो टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आई मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना? दैट इज इक्वल टू के, और ए क्या है? ए है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है कि पर लीटर कितने मोल्स है, मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि के इंटू मोल्स पर लीटर की पावर 0, एंड एनीथिंग रेस्ट पर 0 बिकम्स 1। तो यहाँ पे जो के है उसकी यूनिट भी क्या हो गई? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और के का नाम क्या होता है? के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट।
तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है रेट ऑफ द रिएक्शन और एक है रेट कांस्टेंट. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, ma'am. अगर ये रेट कांस्टेंट है और ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट. इसकी यूनिट आपसे पूछी जाती है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट. ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बट आ जाता है ये. तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं समराइज कर दूं तो क्या पता होना चाहिए? AT इक्वल्स टू ए नॉट माइनस KT, X इक्वल्स टू KT, T हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2K और TLT is equals to A naught by K and R is equals to K A की पावर 0. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फुल समराइजेशन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और सारे Yes, ma'am. क्लास आपको पता होने चाहिए. ए क्या है? ए होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T. Do you understand my point? So this is Yes, going to ma'am. be my rate of reaction. Understood or not? Just tell me. Understood, ma'am. तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. एंड मेक श्योर दैट यू लर्न दिस